नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है ग्रहों के सिद्धांतों पर, एपिसोड नंबर 12 में। और आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रहों की अस्त अवस्था। अस्त अवस्था, इसका मतलब ये हो गया कि अस्त कब होता है। सबसे पहले तो यही जानना आवश्यक हो गया कि कोई ग्रह अस्त कब होता है। एक उदित अवस्था होती है, एक अस्त अवस्था होती है। जब कोई ग्रह अस्त नहीं होता है तो उदित होता है, लेकिन अस्त कब होता है? अस्त होता है सूर्य के कारण। सूर्य प्रत्येक ग्रह को, एक्चुअली कारण क्या है? कारण ये है कि हमारी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली ग्रह है वो सूर्य है, क्योंकि डायरेक्ट इफेक्टिव करता है हमें, जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को, सभी पेड़ पौधों को, सभी वनस्पतियों को, सभी को इफ़ेक्ट देने वाला जो सबसे नज़दीकी ग्रह है वो सूर्य है। क्योंकि सूर्य का इफ़ेक्ट हमें प्राप्त हो रहा है, तो सूर्य में ये क्षमता है, ये स्थिति है कि जब सूर्य, देखिए इसका एक बहुत सरल रूप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि अंधेरा हो गया, रात हो गई और रात में आपको अंधेरा महसूस हुआ, तो आपने क्या किया कि एक दीपक जलाया। दीपक जलाते ही कमरे में रोशनी हो गई, सब कुछ चीज़ें भली भांति आपको दिखाई देने लग गई, प्रकाश हो गया। एक स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति क्या होती है कि अब इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, लाइट आ जाती है, तो उस कंडीशन में आपने ट्यूबलाइट जला दिया, आपने बल्ब जला दिया। तो बल्ब जला दिया तो कभी महसूस होता होगा आपको कि अगर जैसे आपने दीपक जला रखा है या कैंडल जला रखी है तो आपको उसका बुझाने का ध्यान नहीं रहता, आपको महसूस ही नहीं होता है कि वो जल भी रही है। लेकिन एक समय ऐसा था जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो आपको उसकी रोशनी महसूस हो रही थी, उसके सामने भी कोई खड़ा हो रहा था तो आपको महसूस हो रहा था कि कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसकी परछाई के कारण अंधेरा हो रहा है। तो एक छोटे से दीपक ने आपको इतने प्रकाश कर दिया आपके कमरे में कि आप उस पे आश्रित हो गए। लेकिन जब पर्याप्त लाइट हो गई या डे लाइट हो गई तो उसका महत्व खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो अस्त हो गया, बेसिकली वो अस्त हो गया। उसकी एग्जिस्टेंस तो है, जल तो रहा है वो, लेकिन जो उसका महत्व था वो अंधेरे में था। तो अस्त किसने किया? उस ट्यूबलाइट ने किया, उस इलेक्ट्रिसिटी ने किया उसको अस्त। लेकिन अगेन अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो फिर अगेन क्या होगा कि फिर उसका महत्व हो जाएगा, तो वो प्रदीप्त हो जाएगा, फिर से अगेन उदित हो जाएगा वो। लेकिन एग्जिस्टेंस है, वो कहीं नहीं गया है, वो वहीं पर मौजूद है। इसी प्रकार से ग्रहों की हम बात करते हैं, ग्रहों की एग्जिस्टेंस है, ग्रह अवेलेबल हैं, कुंडली में भी अवेलेबल हैं, एनवायरनमेंट में भी अवेलेबल हैं, गैलेक्सी में भी अवेलेबल हैं, और उसी प्रभाव से आपको पावर भी दे रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि सूर्य के प्रकाश के कारण, सूर्य की एग्जिस्टेंस के कारण, सूर्य की उपस्थिति के कारण, सूर्य की प्रेजेंस के कारण उसका महत्व कम हो जाता है या उसका महत्व नगण्य हो जाता है। तो उस अवस्था को कहते हैं ग्रहों की अस्त अवस्था। ये जो अस्त अवस्था होती है वो केवल सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है जिसके कारण होती है। तो सूर्य के सापेक्ष दूसरे ग्रहों की स्थिति हम देखेंगे तो हम बता पाएंगे, डायग्नोस कर पाएंगे कि कोई ग्रह अस्त है या नहीं है। इसकी हर प्रत्येक ग्रह की अलग अलग कंडीशंस होती हैं। चलिए अब अपने सिद्धांत पर आते हैं डायरेक्टली। आई थिंक आप पूरी तरह से समझ गए होंगे हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो उसको जो नेटिव होता है, जो जातक होता है, जो कुंडली होल्डर होता है, जिसकी कुंडली होती है, उसको उसका प्रभाव नहीं मिल पाता है, उसका पूर्ण प्रभाव नहीं मिल पाता है। उसके प्रभाव में, पर्टिकुलर ग्रह के प्रभाव में जो कि अस्त हो गया है, शून्यता आ जाती है या फिर नगण्यता आ जाती है या उसका प्रभाव बहुत कम मिलता है उसको। ये हमें डायग्नोस करना बड़ा ज़रूरी है कि कोई ग्रह कहीं अस्त तो नहीं हो गया है। हालांकि कंप्यूटराइज अब तो होरोस्कोप हैं तो आपको स्पष्ट नज़र आ जाता है लिखा हुआ कि अस्त है, लेकिन फिर भी इसके पीछे का क्या सिद्धांत है, क्योंकि प्रत्येक चीज़ हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब हम कुंडली देख रहे होते हैं तो क्लिक करती है तो एकदम से हम उस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि ये अंश है, तो इसका मतलब इट मीन्स कि ये कहीं अस्त तो नहीं हो रहा है, इसको देख लेते हैं। तो वो आप कुंडली में देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन क्या होती है, इसके पीछे सिद्धांत क्या होता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। सूर्य के सापेक्ष चंद्रमा
12 अंश पर अस्त हो जाता है। इट मीन्स कि चंद्रमा और सूर्य के अंशों में अगर 12 अंश से कम का अंतर होता है या 12 अंश तक अंतर होता है तो चंद्रमा अस्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए मकर राशि है, मकर राशि पे चंद्रमा और सूर्य दोनों बैठे हुए हैं। मैक्सिमम जो कंडीशन बनती है तभी बनती है जब सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठा होता है। तभी मैंने कही कि इसके साथ सिद्धांत क्या है ये जानना जरूरी है। जब हम कुंडली देख रहे होते हैं, मैं अपनी भी बताऊं, जब मैं कुंडली देख रहा होता हूं और सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठा होता है तो मैं इस चीज़ को अगेन देखता हूं कि कहीं ये ग्रह अस्त तो नहीं हो रहा है, क्योंकि साथ में बैठे हुए हैं ये। लेकिन कभी कभी इस चीज़ को ये भी समझना चाहिए कि दूसरे भाव में अगर बैठा है, मान लीजिए सूर्य और बुध जनरली आपको मिल जाएंगे, उनकी जो अंश होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा नहीं अंतर होता है। तो सूर्य और बुध लगभग साथ चलते हैं, एक घर आगे या एक घर पीछे, इतना अंतर होता है, या साथ में। इसी तरह से शुक्र 2 घर आगे या 2 घर पीछे या साथ में। तो शुक्र और बुध के अस्त होने की संभावना मैक्सिमम होती है, ज़्यादातर शुक्र के और बुध के अस्त होने की संभावना होती है। तो इसलिए जो अनुभवी एस्ट्रोलॉजर्स हैं जब वो कुंडली देख रहे होते हैं और बुध की स्थिति या शुक्र की स्थिति या उनकी दशाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो वो विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि कहीं बुध अस्त तो नहीं हो रहा है, कहीं शुक्र अस्त तो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो लगभग साथ चलते हैं सूर्य के, क्योंकि सूर्य तो अस्त कर रहा है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा के अंशों के बीच में सेम राशि पर अगर होते हैं या जो भी उनके बीच की जो दूरी होती है सेम राशि पर ही बनती है। मान लीजिए मकर राशि की हम बात कर रहे थे, मकर राशि पे सूर्य भी बैठा है, चंद्रमा भी बैठा है। सूर्य 2 अंश का है, चंद्रमा 10 अंश का है, तो बीच का अंतर हो गया 8 अंश। इट मीन्स कि चंद्रमा अस्त हो जाएगा, अस्त हो गया। दूसरी कंडीशन ये आती है, सूर्य मान लीजिए 5 अंश का है और चंद्रमा मान लीजिए 22 अंश का है, तो 22 और 5 में जो हो गया वो 17 अंश का अंतर हो गया है ना। तो 17 अंश पे ये नियम नहीं होता है, इसका मतलब हो गया चंद्रमा अस्त नहीं हो रहा है। तो बीच का अंतर जो हो गया, इनके आपस की दूरी जो हो गई, आपस का प्रभाव। क्यों? देखिए, अस्त कब कर पाता है कोई भी ग्रह? अस्त तब कर पाएगा जब उसके प्रभाव में तो हो वो। मान लीजिए यही हम बात कर रहे हैं, अभी हमने दीपक वाला जो एग्जाम्पल लिया, हमने जो एक कैंडल वाला एग्जाम्पल लिया, इस कमरे में जिसमें आप बैठे हुए हैं इसमें तो कैंडल जल रही है ना, लेकिन लाइट्स बंद हैं, स्विचेस बंद हैं, तो फिर तो वो अस्त नहीं हो रहा है ना। और बगल वाले कमरे में आपने स्विचेस ऑन किए हुए हैं, वहाँ पे प्रकाश आ रहा है, ट्यूबलाइट का प्रकाश आ रहा है। मान लीजिए डे लाइट की हम बात करते हैं, डे लाइट में सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश या सूर्य की डे लाइट पूरे घर में आ रही है, लेकिन कहीं आपका कोई एक ऐसा कमरा है या स्टोर रूम है जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं आता, वहाँ कैंडल जलाएंगे तो वो प्रज्वलित होगी। तो जब होगी तो वो प्रकाश करेगी, तो वो असर नहीं है। अस्त कब है? जब वो सूर्य के प्रभाव में कोई ग्रह आएगा, तब उसका प्रभाव सूर्य के सामने गौण पड़ जाएगा, तो वो एक कंडीशन होगी अस्त वाली। तो चंद्रमा और सूर्य के बीच 12 अंश का अंतर हो या उससे कम हो, मंगल और सूर्य के बीच में 17 अंश का अंतर हो या उससे कम हो, बुध और सूर्य के बीच में 13 अंश का अंतर हो या उससे कम हो, गुरु और सूर्य के बीच में 11 अंश का अंतर हो या इससे कम हो, शुक्र और सूर्य के बीच में 9 अंश का अंतर हो या इससे कम हो, और शनि और सूर्य के बीच में 15 अंश का अंतर हो या इससे कम हो। केवल एक यही कंडीशंस हैं। ये जो अंशेस हमने दिए हुए हैं, अंश हम बात कर रहे हैं, डिग्रीज़ की हम जो बात कर रहे हैं, उन डिग्री पर ही अगर या उस डिग्री का अंतर या उससे कम अंतर होगा तभी वो अस्त अवस्था में होगा। अगर उस डिग्री से बाहर निकल जाता है तो फिर वो अस्त नहीं होगा। तो इसका मतलब उसका पूर्ण फल उस व्यक्ति को, उस नेटिव को, उस जातक को मिलेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। तो देखिए, जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम समझते चले जाते हैं, इन चीज़ों को आप सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस में आपके दिमाग में सेट हो रही हैं ये चीज़ें, क्योंकि आप सुन रहे हैं ना। तो जब आप होरोस्कोप रीडिंग कर रहे होंगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लिक करेंगे, तो उसको जब क्लिक करेंगी तो उसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए हम बात कर रहेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में हम बात कर रहेंगे ग्रहों की। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे ग्रहों के दीप्तांश। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।